Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. We were studying about the principles of drug action और लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें हमने एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ा था. नाउ वी मूव ऑन टू बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हमें देखना है कि उनकी बायोलॉजिकल क्या सिग्निफिकेंस है और वो ड्रग्स में कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं. सबसे पहले जो हम देखते हैं एलिफेटिक अमीन्स को. एलिफेटिक अमीन्स आर जनरली गुड वीक बेसिस. You all know that amines are weak bases and aliphatic amines are good weak bases in solution form. Why? Because their basicity depends on the availability of that lone pair which is on the nitrogen atom. यहाँ पे ये देखना है कि अमीन कितनी ज़्यादा बेसिक है. वो कहाँ से पता चलेगा कि वो उसके जो लोन पेयर है वो कितना अवेलेबल है. अगर लोन पेयर उसका अवेलेबल नहीं होगा, यूज़ हुआ होगा या वो डोनेट हुआ होगा तो फिर उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट करने की सलाहियत नहीं रहेगी उसमें. सो इफ़ यू ऐड अल्काइल ग्रुप्स टू द नाइट्रोजन, basicity increases. Why? Because you know that alkyl groups are electron donating in nature. So if you add alkyl groups with the amine, they enhance the basicity of that amine. तो यहाँ पे आप देखें कि एक अल्काइल ग्रुप है NH2 के साथ, मतलब अमोनिया का एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया एक अल्काइल ग्रुप के साथ, तो उसकी जो pKa वैल्यू है दैट इज़ 10.64. And if you add one more methyl group, the pKa goes to 10.78, and then if you add 3 methyl groups, pKa is reducing to 9.84. ये जो 3 ऐड करने पे रिड्यूस हुई है ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि देखें, इन वाटर सेकेंडरी अमीन्स आर मोर बेसिक दैन प्राइमरी अमीन्स. That is clear. We just saw that secondary amines are more basic, but tertiary amines are less basic than both. You can see that when you added 3 methyl groups, now this amine has become less basic than both of these primary and secondary amines. So this is because of the steric effect, wherein the third alkyl group reduces the ability of the tertiary amine to hydrogen bond. अब आप देखें कि ये उस वजह से है कि जब आप तीसरा इसके साथ अल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे तो ड्यू टू द स्टीरिक इफेक्ट, बल्कि इफेक्ट, मतलब वो जो अल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर मोर बल्कि देन हाइड्रोजन, तो इस वजह से क्या होगा कि अब वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी. तो सोल्यूशन के अंदर डेफिनेटली उसकी इंटरेक्ट करने की सलाहियत कम होगी. इस वजह से उसकी बेसिसिटी डिक्रीज़ हो रही है जब वो टर्शरी फॉर्म में है. और ये वाटर के केस में है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़रूरत है. अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में देखें तो वहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्मली इनका जो इफेक्ट होता है कि इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स टर्शरी मीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड देन सेकेंडरी आर मोर बेसिक देन प्राइमरी. सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनका इफेक्ट है वो बिल्कुल सेम एक प्रॉपर फैशन में होता है, जबकि वाटर के अंदर अगर आप देखें तो टर्शरी अमीन्स की जो बेसिसिटी है वो प्राइमरी और सेकेंडरी की निस्बत कम हो जाती है ड्यू टू द स्टीरिक इफेक्ट्स. नेक्स्ट हैव अ लुक एट एरोमेटिक अमीन्स. एरोमेटिक अमीन्स में भी डेफिनेटली एसिड बेस्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं. हम एनिलीन की एग्जांपल लेते हैं. ये नीचे आप एनिलीन का मॉलिक्यूल देखें. इट हैज़ अ pKa ऑफ 4.6. It means it's a very weak base. So the nitrogen in aniline has sp3 configuration. ये जो nitrogen है इसकी configuration sp3 है, and as such the lone pair of electrons can interact with the aromatic electron cloud. तो इसका जो lone pair है वो आप देखें कि वो aromatic electron cloud के साथ interact कर सकता है. बिल्कुल एक लाइन के अंदर वो parallel हैं जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसका बेंजीन रिंग का भी और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी.
तो इससे क्या होता है, इट स्टेबलाइजेज दी कॉन्जुगेट बेस फॉर्म ऑफ एनिलीन। तो इससे जो उसका कॉन्जुगेट पार्ट बनता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, और उस वजह से ये लेस बेसिक है अपने एलिफेटिक काउंटर पार्ट की निस्बत। तो क्योंकि एलिफेटिक काउंटर पार्ट के अंदर इसका जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे इसका लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया है रिंग के साथ, लिहाजा ये इसकी जो अवेलेबिलिटी टू अदर सब्सटेंसेस है दैट इज़ रिड्यूस्ड, और इसी वजह से इसकी बेसिसिटी भी उसकी निस्बत कम हो गई है, जो कि इसका एलिफेटिक काउंटर पार्ट है। आप देख सकते हैं कि ये जो साइक्लोहेक्साइल अमीन है इट्स पीके वैल्यू इज़ 10.6 while that of the aniline is 4.6। इट मीन्स के एनिलीन उससे वे लेस बेसिक है, काफ़ी कम बेसिक है। और अब आते हैं पिरीडीन की तरफ। अगर हम पिरीडीन के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो sp2 उसकी हाइब्रिडाइजेशन है, और इस वजह से आपको पता है कि sp2 जो एटम्स होते हैं या sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है 120 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि लोन पेयर इज़ इन प्लेन विद द एरोमेटिक रिंग एंड एक्सटेंड्स आउट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो लोन पेयर है उसका वो एरोमेटिक रिंग के साथ प्लेन के एक प्लेन में है और दूसरी साइड पे एक्सटेंड आउट हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये पिरीडीन है, और इसका अगर लोन पे देखें ये प्लेनर होने की वजह से अब ये आउटसाइड एक्सटेंड हो गया है, वो उस तरह नहीं हुआ ये जिस तरह ये देखें यहाँ पे एनिलीन के केस में वो इन लाइन था विद द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग। तो और इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, लेकिन चूँकि एरोमेटिक क्लाउड इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल भी करता है चूँकि नाइट्रोजन रिंग के अंदर है ना, तो इस वजह से जो बेसिसिटी है पिरीडीन की वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, एनिलीन से ज़्यादा है, लेकिन स्टिल जो एलिफेटिक काउंटर पार्ट्स हैं उनकी निस्बत कम है। ये चीज़ आप इसकी पीके वैल्यू से देख सकते हैं, इसकी पीके वैल्यू 5.2 है, जबकि यहाँ पे आपने देखा था कि साइक्लोहेक्साइल अमीन की 10.6 थी। तो पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना सब्सटेंस बेसिक होगा। तो ये पिरीडीन की बात थी। नेक्स्ट हैव अ लुक एट पाइरोल। पाइरोल नाइट्रोजन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पिरीडीन नाइट्रोजन। पाइरोल के नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो इसकी सिचुएशन डिफरेंट है इसकी निस्बत। पिरीडीन में देखें कि 6 मेंबर रिंग था, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, और जब पिरीडीन के अंदर पाइरोल के अंदर आप देखें तो यहाँ पे ये 2 डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं और फिर नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है। यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली ये नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिक क्लाउड पूरा करने में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अगर आप इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और 2 एरोमेटिक इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब उसके साथ मिलते हैं तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और ये इसका एरोमेटिक सिस्टम पूरा होता है। तो ये नाइट्रोजन जो है ये उसके साथ इन्वॉल्व है एरोमेटिक सिस्टम बनाने के अंदर। तो अगर आपने पाइरोल के नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करना हो तो एरोमेटिसिटी जो मॉलिक्यूल की है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि अगर आप इस लोन पेयर को बाहर इन्वॉल्व करेंगे यानी कि इसके ऊपर प्रोटॉन ऐड करेंगे तो इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस वजह से ये इनर्जेटिकली अनफेवरेबल है और नॉर्मल पीएच के ऊपर ये वाला रिएक्शन नहीं होता जो कि इसकी प्रोटोनेशन है। तो इसकी जो पी के वैल्यू है वो 0.27 है, मतलब ये बहुत ही वीकली बेसिक है अगर आप उन पिछले वालों से कंपेयर करें, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो तो एरोमेटिसिटी के अंदर फिट हुआ है, और अगर आप उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर किसी प्रोटॉन को देना चाहेंगे तो एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है बिल्कुल भी, लिहाजा ये अपना जो लोन पेयर है ये बिल्कुल भी नहीं देगा और इसकी पी के वैल्यू इस रेंज के अंदर है। मतलब ये
बिल्कुल भी बेसिक नहीं, बहुत कम बेसिक है। और इसके अलावा अगर आप देखें जहाँ पिरिडीन और पायरोल टाइप नाइट्रोजन है, दो और इस तरह के भी हेट्रोसाइकल्स हैं हमारे पास, जहाँ इनका नाम क्या है, पायराजोल और इमीडाजोल। ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं। तो जो पायराजोल है इसके अंदर 2.5 इसकी पीके वैल्यू है। ये भी मतलब वीकली बेसिक है, बट इट इज़ डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन पायरोल। और अगर पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन जो ये वाला है, इसको देखें इमीडाजोल को, चूँकि यहाँ पे दो नाइट्रोजन के दरमियान एक कार्बन भी आ गया है, तो इस वजह से इसकी पीके वैल्यू इसकी निस्बत ज़्यादा है 6.95, एंड इट इज़ मोर बेसिक दैन पायराजोल। अच्छा, ये चीज़ें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं ये जो टॉटोमराइजेशन वाले नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं इनकी तरफ। There are two biologically relevant carboxylic acid derivatives that should be mentioned, and they are amides and amidines. हम यहाँ पे अब amides और amidines को भी डिस्कस करेंगे, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। एमाइड्स जो होते हैं, ये चूँकि पेप्टाइड में इस तरह के बॉन्ड होते हैं, दे अंडरगो अ कीटोइनोल टॉटोमराइजेशन। यू कैन सी हियर, जो एमाइड्स हैं ये बिल्कुल कार्बोनिल कंपाउंड्स की तरह कीटोइनोल टॉटोमराइजेशन शो करते हैं। और चूँकि जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का अमाइड नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये इस टॉटोमराइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को यहाँ से ले लेगा, तो ये प्रोटॉन एक्सचेंज के नतीजे में वो OH बन जाएगा या नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब इस वजह से जो इसका लोन पेयर है दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, तो इस वजह से ये न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, वो एसिड बेस रिएक्शंस नहीं करते जो एमाइड्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एमिडीन्स। जो एमिडीन्स हैं उनको अगर आप देखें, ये स्ट्रॉन्गली बेसिक ग्रुप होते हैं और इनकी पीके देखें कि 12.4 की रेंज में है। इट मीन्स के दे आर वेरी गुड बेसिस। सो इनकी बेसिसिटी किस वजह से है? ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन एंड देन डीलोकलाइजेज द पॉजिटिव चार्ज एज शोन बिलो। इसमें आप देखें कि अगर जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है जो एमिडीन्स हैं, तो ये इस तरह की फॉर्म बनती है, एक NH3 पॉजिटिव बन जाएगा और फिर वो दूसरा इस पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा इस पे, तो ये मतलब डीलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि स्टेबलाइज हो जाएगा। लिहाजा ये इनकी बेसिसिटी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके तो एक स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म बनाते हैं। अच्छा, एसिडिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो दो हमारे पास कॉमन टाइप्स हैं जो कि सल्फोनामाइड्स हैं और इमाइड्स हैं। पहले हम सल्फोनामाइड्स को देखते हैं। तो इसमें देखें, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैरेक्टर ऑफ द सल्फोन माइटी इन ए सल्फोनामाइड combined with the electron withdrawing character of the phenyl ring, the bond between nitrogen and the hydrogen is extremely weak. एक तो देखें कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर यहाँ पे ये जो सल्फोन माइटी लगी हुई है, और फिर जो बेंजीन रिंग है डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो इस वजह से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड है ये बहुत वीक हो जाता है। और इस बॉन्ड के वीक होने से क्या होता है कि डेफिनेटली आप देखें कि जब ये बॉन्ड वीक है, इट मीन्स के इट कैन बी ब्रोकन ईजीली, और प्रोटॉन जो है ये यहाँ से रिलीज़ हो सकता है। जब ये प्रोटॉन रिलीज़ हो सकता है तो इसका क्या मतलब है कि इट इज़ एन एसिड। तो सल्फोनामाइड जो हैं ये वीक एसिड्स हैं एंड दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन। अब अगर देखें आप इमाइड्स को, इनके केस में नाइट्रोजन दो कार्बोनिल्स के दरमियान में होता है, यहाँ पे जैसे है, इसको आप देखें ये NH है और दो कार्बोनिल्स हैं उसके साइडों पे। तो जो अल्फ़ा कार्बोनिल्स हैं दोनों, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हैं, और इसके नतीजे में क्या होता है कि जो रिजल्टिंग एनाइन है दैट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये जो एनाइन बनेगा अगर इनका नाइट्रोजन हाइड्रोजन को दे दे, उस पर नेगेटिव चार्ज आए, तो वो इस तरह से ये ऑक्सीजन उसको कंपनसेट करेगा, फिर दूसरा करेगा, तो इसकी जो रेजोनेटिंग फॉर्म है ये स्टेबलाइज हो जाती हैं। लिहाजा इमाइड्स भी जो हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स के तौर पे एक्ट करते हैं।
तो जो हमने एसिड्स पढ़े उसमें इमाइड्स और सल्फोनामाइड्स हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ड्रग एक्शन से क्या रिलेशन है। एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई भी जो ड्रग है अगर उसने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कोई देना है बॉडी के अंदर तो इट शुड बी इजीली सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब उसको वाटर में सॉल्यूबल होना चाहिए और एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर ही मौजूद है, ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स तो नहीं है। तो जो आपका ड्रग मॉलिक्यूल है उसको वाटर सॉल्यूबल एक अच्छी हद तक होना चाहिए। अच्छा, एंड दे मस्ट ऑल्सो हैव सफिशेंट लिपोफिलिसिटी टू बी एबल टू पास थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। फिर उनमें सिर्फ ये नहीं है कि वो वाटर सॉल्युबल हो और लिपिड्स में कम्प्लीटली इनसॉल्युबल हो, या यानी कि लिपिड रिपेलेंट हो। अगर ऐसा होगा तो फिर तो वो मेम्ब्रेन्स में से गुजर ही नहीं सकता। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से बनी है, दैट इज़ अ लिपिड बाइलेयर। तो इसकी लिपोफिलिसिटी भी होनी चाहिए, यानी कि लिपिड्स की तरफ भी इतनी अट्रैक्शन ज़रूर होनी चाहिए कि वो उस मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन्स में से एटलीस्ट पास कर सके। तो the ability of an organic molecule to dissolve in water is dictated by how well it can break into the lattice structure of water। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आपने एबिलिटी देखनी है कि वो वाटर के अंदर कितना अच्छा एब्जॉर्ब हो सकता है, तो वो आप उससे जान सकते हैं कि वो वाटर के लैटिस के साथ कितना इजीली ब्रेक हो सकता है। मतलब कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले या कोई और इस तरह की इंटरेक्शन हो जो कि उसको वाटर में इजीली डिजॉल्व करें। अब वाटर के अंदर आपको पता है कि एक डाइपोल मोमेंट है, चूँकि उसका 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की पुल है, ये देखें वाटर में एक इस तरह का डाइपोल मोमेंट मौजूद होता है। और इसकी वजह से जो वाटर है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी देखें एक पूरा लेटिस बना, एक नेटवर्क बना हुआ है, वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। तो ये बड़ी ख़ास बात है, जिसकी वजह से आप देखें कि सिमिलर जो और हाइड्राइड्स हैं ऑक्सीजन के अलावा, मतलब H2O के अलावा आप देखें जिस तरह H2S है, वो लिक्विड नहीं है रूम टेम्परेचर पे, वो गैस है, लेकिन H2O लिक्विड है। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि उसका एक अपना वो जो लैटिस है, पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसकी वजह से वो लिक्विड होता है। और ये चूँकि दूसरे सब्सटेंसेस के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो जिनके साथ जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है वो इजीली सॉल्यूबल होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखें कि या तो वो आयोनाइज हों इजीली वाटर के अंदर तब सॉल्यूबल हैं, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लें तब भी सॉल्यूबल हैं। तो जो नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं, पोलर कंपाउंड्स, जिस तरह भी हमने पहले पढ़े अमीन्स हैं या बाकी इस तरह के हैं, वो डेफिनेटली आइंस तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जब उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, अगर ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो तब भी वो वाटर में इजीली सॉल्यूबल है। तो मतलब ड्रग के अंदर ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर जो भी ग्रुप्स हों, ये चीज़ देख के डिज़ाइन किए जाएं कि वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होंगे तभी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकेंगे। तो ड्रग मॉलिक्यूल शुड बी वाटर सॉल्यूबल, और उसकी लिपिड के साथ भी इतना इंटरेक्शन होना चाहिए कि वो मेम्ब्रेन्स में से इजीली पास कर सके। और जो उसकी ये प्रॉपर्टी है, इसको हम एक पार्टीशन रेशो से मेजर कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि उसकी लिपिड के अंदर और वाटर के अंदर जो उसकी सॉल्युबिलिटी या पार्टीशन है उनको डिवाइड करते हैं। तो उससे हमारे पास एक पार्टीशन रेशो आ जाती है जो कि हमें बताती है कि ये कितनी सूटेबल ड्रग है, कि इसकी लिपोफिलिसिटी और वाटर के साथ जो इंटरेक्शन है वो अच्छी है या नहीं। और ये जो रेशो है ये इस कैसे निकाली जाती है कि इसमें देखा जाता है कि उसकी लिपिड में सॉल्युबिलिटी कैसी है, तो इसको हम एन ऑक्टेनॉल से सिमुलेट करते हैं। मतलब कि उसकी ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करके चेक करते हैं, और फिर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी उसकी चेक की जाएगी जो कि फॉस्फेट बफर है। तो इस तरह से उन दोनों वैल्यूज़ से इसका जो पार्टीशन रेशो है वो कैलकुलेट की जाएगी, और वो पार्टीशन रेशो जो है वो बताती है कि प्लाज्मा के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, और फिर इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन्स में वो ड्रग कितना इजीली जा सकेगी और टिश्यूज़ को कितना इजीली रीच कर सकेगी। सो
दैट वाज अबाउट दी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ कि ड्रग जो है उनकी सॉल्युबिलिटी वगैरह कैसी होनी चाहिए और वो किस तरह से ताकि बॉडी के अंदर इजीली सॉल्युबल हो सके और एब्जॉर्ब हो सके और वो हर जगह पे रीच आउट कर सके।